Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, and a very warm welcome to all our viewers at Samachar 24 Plus. मैं एकता सहगल, पेशे से फाइनेंशियल मेंटर, मानस वेल्थ की फाउंडर, मदरहुड क्लब की फाउंडर, किरो मेंटरिंग की फाउंडर, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस में बिलीव करती हूँ और एडुकेट, एम्पावर एंड एनलाइटन का मंत्र जापती हूँ। आज आप सबके समक्ष रूबरू हो रही हूँ समाचार 24 प्लस की सीनियर एंकर और बोर्ड मेंबर की हैसियत से। कई बार मैंने आप सबसे कहा है कि हम अपनी इस सीरीज में आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो कुछ अलग हटके करते हैं लाइफ में। चाहे वो आदमी हो या औरत हो, बात होती है उसके जज़्बे की, उसके पैशन की कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। और हम आपसे आदमी, औरत, मेल, फीमेल सभी से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी को आपके सामने लेके आते हैं, ताकि अगर हम किसी की ज़िंदगी से कुछ सीख सकते हैं, तो क्यों ना सीखें और आगे बढ़ें। तो आज हमारे साथ हैं नेहा यादव, जो ट्रस्टी हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी की। लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में। फिर इन्होंने एज अ शेफ एक बहुत ही जाने-माने होटल ले मेरिडियन में जयपुर में काम किया। फिर ये वहाँ पे हेड शेफ़ बन गई डिपार्टमेंट की कॉन्टिनेंटल फूड में और कई चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ़ में की हैं। पर फिर जब इनकी शादी हुई, तो ये एजुकेशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो गई अपने हस्बैंड और इन-लॉज़ के साथ। लेकिन क्या इनकी जर्नी इतनी आसान है, जितना मैंने बताया है या कुछ और भी है इनकी लाइफ़ में जिसके बारे में हम खुद नेहा से बात करेंगे। तो नेहा आपका बहुत-बहुत स्वागत है समाचार 24 प्लस पर और उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्वस्थ हैं। सबसे पहले तो नमस्कार मैम। आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी दिल से कि आपने मुझे ये मौका दिया इस मंच के दौरान कि मैं अपनी कहानी लोगों तक पहुँचा सकूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि आज जो यहाँ पे गेस्ट बनकर आई हैं, वो खुद भी टॉक शोज़ और इंटरव्यूज़ होस्ट करती हैं। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जब किसी ऐसे व्यक्ति को आप होस्ट करते हैं जो खुद टॉक शोज़ वगैरह होस्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि अरे कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो पूरी कोशिश करेंगे कोई गड़बड़ ना हो। तो नेहा, आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन तो मैंने सभी को दे दिया है, लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो हमारे बारे में कुछ बात होती है, वो हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जी, हमें तो पता है कि हम क्या हैं और हमने क्या किया है। तो कुछ आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप कौन हैं, क्या करती हैं और नेहा प्रोफ़ेशनली क्या है और पर्सनली नेहा क्या है? जी, जी। सबसे पहले तो मैं छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरुआत करती हूँ। मेरा नाम नेहा यादव है और मैं हरियाणा से हूँ। मेरी स्कूलिंग एक बड़े ही छोटे स्कूल से हुई, जो कि हमारे गाँव में ही था। आप क्योंकि मैं जिस शहर से हूँ, तमाम जनता, देश भर के लोग जानते हैं कि वहाँ पर लड़कियों को, औरतों को पढ़ाई के लिए एक इजाज़त चाहिए होती है अपने ही घरवालों से, कि हम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मामले में थोड़ी-सी लकी रही। मेरे पेरेंट्स ने स्कूलिंग के बाद मैंने कॉलेज में पढ़ना चाहा तो उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया कि ज़रूर मैंने अपने बलबूते पर एडमिशन लिया आईएचएम मेरठ में। उन्होंने मुझे अपने से दूर भेजा पढ़ने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस समय पर। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की आईएचएम मेरठ से। आई हैव डन बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, आई गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट इन ल मेरिडियन जयपुर, जैसा कि आपने सबको बताया। वहाँ पर 3-4 साल मैंने काम करने के बाद मेरा प्रमोशन हुआ और लेकिन प्रमोशन के बाद पेरेंट्स ने कहा कि अब स्कूलिंग भी हो गई है, पढ़ाई भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो शादी ज़रूरी है। जो पेरेंट्स की एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लड़की को लेकर, वो भी मैंने पूरी की। तो 2011 में मेरी शादी हुई, मैंने अपना प्रमोशन, मेरे को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। काफ़ी दुःख हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हमें थोड़ी-सी सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ती है अपने माँ-बाप के साथ। जबकि उन्होंने मुझे इतना बढ़ावा दिया हर चीज़ में, आगे बढ़ने का, पढ़ाई करने का, खुद से बाहर रहकर सब कुछ करने का। तो मैंने शादी की तो टोटली मेरा फ़ील्ड मैम चेंज हो गया था। मतलब शुरू-शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ पाती। मुझे थोड़ा-सा फ़ील होता था क्योंकि मैं आगे लाइफ़ में बहुत कुछ करना चाहती थी।
लेकिन एक कहते हैं ना कि सच्चे दिल के चमत्कार भगवान देख ही लेता है। तो मेरी शादी हुई तो मेरे जो फैमिली है वो एजुकेशन सेक्टर में है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ एजुकेशन सेक्टर में मिलकर काम करा और राइट नाउ वी आर रनिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन गाजियाबाद प्लस वी आर रनिंग अ यूनिवर्सिटी इन राजस्थान हनुमानगढ़। और वंडरफुल। कोरोना काल में थैंक यू। कोरोना काल में मैंने जब देश बहुत ही बड़ी महामारी से गुजर रहा था तो लोग बड़े उदास थे और बड़े ही परेशान थे। तो मैंने सोचा ऑनलाइन एक प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ, लोगों को मोटिवेट करती हूँ। तो मैंने बहुत सारी महिलाओं से बातचीत की, उनकी कहानी जानी और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचाई। और प्रोग्राम का नाम है उड़ान। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हर बुधवार को रात को 9 बजे मैं फ़ेसबुक पे लाइव आती हूँ। आप नारी शक्ति के बारे में बात कर सकते हैं मुझसे, जुड़ सकते हैं मुझसे। क्या बात है! बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि लॉकडाउन का जो समय रहा है 2020 से लेके 2021 के आखिर तक, उसके बाद तो चीज़ें थोड़ी खुलने लगी थीं। जी, शायद कई लोगों ने उस चैलेंजिंग टाइम को अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, अपनी दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज़ किया और कहीं न कहीं उससे उनको वो एक कहते हैं ना सैट फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन मिली कि जैसे आपने ये उड़ान टॉक शो स्टार्ट किया। जी, शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता, आप अपने काम में व्यस्त रहती स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए, तो शायद आप ये टॉक शो नहीं जी, कर पाती, जी। मैं है अपने ना? तो जीवन में एक नया कुछ उभर कर नहीं ला सकती थी। ये भी मेरे लिए एक पॉज़िटिव ही रहा। बिल्कुल सही कहा और मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि हमने भी जब मदरहुड क्लब के टॉक शो शुरू किए थे, तो वो भी लॉकडाउन के दौरान ही थे, तो वो भी एक लॉकडाउन की ही देन है। तो कहते हैं ना कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, उसमें अगर हम अच्छा ढूँढ लें, तो शायद हमारी ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी और हम एक अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं और खुद को ही नहीं बल्कि बहुतों को प्रेरित भी कर सकते हैं। तो नेहा जैसे कि आपने बताया कि आपकी पढ़ाई एक बहुत छोटे से जगह से हुई थी। फिर आपने होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म में अपनी बीएससी की और आपने होटल इंडस्ट्री में काम किया। ज़्यादातर देखा गया है कि अ, छोटी जगह से जब लोग जो होते हैं, होटल इंडस्ट्री हो गई या ऐसी जो सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें ज़्यादातर माँ-बाप जो है लड़कियों को भेजना नहीं चाहते हैं, फॉर ऑब्वियस रीज़न्स कि जो वो सुनते हैं उसके बारे में। लेकिन आपके माता-पिता ने आपको विश्वास से उस इंडस्ट्री में जाने भेजा। दिया। तो वो फ़ेज़ आपका कैसा रहा था? जब क्या कोई स्ट्रगल रहा था जब आपको ये कैंपस प्लेसमेंट मिली थी होटल इंडस्ट्री में, कुछ रेज़िस्टेंस था पेरेंट्स से या कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? स्ट्रगल तो रहा था मैम। एक तो स्कूलिंग मेरी ऐसे स्कूल से हुई थी, जो कि हमारे गाँव के जस्ट पास था और काफ़ी जो हाई-फाई स्कूल्स होते हैं, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई नहीं करी। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से मुझे मैंने जब एडमिशन लिया, तो उन्होंने मना नहीं किया, मुझे जाने दिया। लेकिन बहुत सारे लोग उनके जो इर्द-गिर्द रहते हैं, उन्होंने सबने कहा कि ठीक नहीं रहेगा लड़की को भेजना इतनी दूर और हरियाणा में थोड़ा-सा आप जानते हैं स्थिति बड़ी ही डिफ़िकल्ट होती है, गर्ल्स के लिए स्पेशली क्योंकि मैंने अपना बचपन वहाँ गुज़ारा है मैम, तो मैं उस हर लड़की की ये जो अंदर का दर्द है, वो मैं समझ सकती हूँ कि वो पढ़ाई को लेकर अगर आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको अगर पेरेंट्स का ही बढ़ावा मिल जाए, तो हमारे देश की हर लड़की बहुत आगे जा सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, जो हमारी फैमिली को थोड़ा-सा नेगेटिव बोलते हैं कि नहीं लड़की है और अभी तो बहुत छोटी उम्र है और उसको इतनी दूर पढ़ने भेज रहे हो और स्पेशली होटल्स का कल्चर आप जानते हो अच्छे से। कैसे लोग मिलेंगे, कैसे एडजस्ट करेगी, सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स को मैं थैंकफुल फिर से कह रही हूँ मैं ये बार-बार क्योंकि पेरेंट्स का रोल सबसे बड़ा होता है। वो ही अपने बच्चे को या तो ऊपर उठा सकता है या फिर लोगों की बातों में आकर उसे दबा सकता है। बिल्कुल सही कहा और आप तो उनका कहते हैं ना शुक्रिया कर ही रही हैं, लेकिन मैं भी उनको सादर प्रणाम करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वो किया है जिसके बारे में शायद बहुत लोग से सोचते ही होंगे। हम बात कर रहे हैं काफ़ी साल पहले की, जहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता और ख़ासकर अगर वो छोटे गाँव से या छोटे शहरों से होती है, तो उनको इतना बढ़ावा नहीं देता है एंड हमें बिल्कुल अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। नहीं तो
शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और होती, अगर हमें वो सपोर्ट और एनकरेजमेंट नहीं मिलता। जी। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो बढ़ावा दिया, मेरे ऊपर इतना विश्वास रखा कि मेरी लड़की कुछ कर सकती है, कुछ पढ़ सकती है अच्छा। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, तो मैं सच में ये फ़ील करती हूँ कि अगर उस टाइम उन्होंने मुझे रोक दिया होता, तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। शायद एक कमरे की चारदीवारी में इर्द-गिर्द ही रह जाती। तो शायद इसी पहले वजह से आपने अपने टॉक शो का नाम भी उड़ान रखा है, जी, क्योंकि बिल्कुल। आपको वो उड़ान मिली, जी, बिल्कुल। और जो मैं हर तो लड़की को मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और तो मैं जी, यही बोलिए। कामना करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज़ आप अपने बच्चों को बढ़ावा दीजिए। आप उन पे थोड़ा-सा विश्वास अगर करोगे, तो वो आपको भरपूर विश्वास के साथ अपना भविष्य आपको उज्ज्वल करके ही दिखाएँगे। बहुत सुंदर बात कही आपने, बिल्कुल सही बात है। बच्चों पे विश्वास कीजिए, उन्हें सही राह दिखाइए और उन्हें वो उड़ान दीजिए जिसके वो हकदार हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी, हमें फ़र्क बिल्कुल, नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही नेहा आपने और सबको ये बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि नेहा बहुत ज़्यादा उम्र में हैं और बूढ़ी हैं या ऐसा कुछ है। वो एक यंग वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योर हैं और लेकिन जो वो सीख चुकी हैं अपने बचपन से और अभी भी क्योंकि वो एक एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करती हैं, तो वो जज़्बा है पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। एज़ अ पेरेंट आल्सो आई फील ग्रेट कि भई एजुकेशन की तरफ बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो नेहा शेफ़ बने आप, जी, से आप अब आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, यू आर अ ट्रस्टी ऑफ एसकेडी यूनिवर्सिटी। जी, दोनों इंडस्ट्रीज़ चाहे सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, पर बहुत अलग हैं। बिल्कुल तो अलग। वो ट्रांज़िशन कैसा रहा आपका? और ख़ासकर कि यहाँ पे आप अपने हस्बैंड के साथ वर्क करती हैं, आपके इन-लॉज़, आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व्ड है। तो कहते हैं ना कि अ, घर में वही लोग हैं, काम करने के लिए भी वही लोग हैं। कई बार कुछ तनाव होते हैं, तकरार होती है कि नहीं ऐसा नहीं, सबके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो वो प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ को जी, कैसे नेहा मैनेज द वाइफ और नेहा द ट्रस्टी कैसे मैनेज करती है? जी, पहले तो मैम मैंने आपको अभी पहले भी बोला कि एक तो मेरा कल्चर ही पूरा चेंज हो गया था। मैं हूँ हरियाणा से और ससुराल मेरी हो गई यूपी। तो जब मैं शादी तब मेरी हो रही थी, तो मेरा तो बिल्कुल ही कल्चर ही चेंज हो गया था, तो मुझे इस बात का भी बड़ा मुझे बहुत चेंजेज़ लगे। जब मैं वहाँ से यहाँ शादी कर कर आई, तो यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में मैंने बहुत ज़मीन-आसमान का अंतर पाया। लेकिन मैं इस मामले में लकी रही कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं, वो पढ़ाई को लेकर मतलब हर चीज़ में पूरी तरह अपना मेरे लिए उन्होंने मुझे ऑप्शंस दिए कि आपको जो करना है, अगर आपको अपना ही फ़ील्ड परस्यू करना है, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे इतने कॉलेजेस और स्कूल हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसी सेक्टर से जुड़ें और वो भी एक मेरे लिए अच्छी ही बात थी। बहुत कुछ सीखा मैंने एजुकेशन सेक्टर में और फ़ील्ड एकदम से मेरी चेंज हो गई थी क्योंकि वहाँ पे मैंने अपना ये सोच के रखा था कि मैं इसी फूड प्रोडक्शन फ़ील्ड से जुड़ी रहूँगी और अपनी आगे मेरे काफ़ी इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे। लेकिन टोटली मेरी लाइफ़ एकदम चेंज हो गई, कल्चर चेंज हो गया। तो थोड़ा-सा मेरे को डीमोटिवेशन कभी-कभी बीच में लगता था कि कहाँ से और क्या सोचा था और क्या पाया। लेकिन कभी-कभी कहते हैं ना मैम कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो जी, आज मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ तो मुझे सच में ही एक अच्छी प्राउड फीलिंग होती है कि एक ऐसा फ़ील होता है कि मेरा टैलेंट वहाँ भी उतना ही काम आया और यहाँ भी उतना ही काम आ रहा है एजुकेशन सेक्टर में। तो वंडरफुल और मुझे लगता है कि हम जब नई चीज़ करते हैं, तो जो हमारी पुरानी विद्या होती है, नॉलेज होती है, जो हम वहाँ गेन करते हैं, वो ज़ाया नहीं जाती। बेहतर ही यू नो वी सीखते हैं। ऑलवेज़ यूज़ इट, थोड़ा मॉडिफ़िकेशन करना पड़ता है, बट लाइफ़ इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ज़िंदगी का नाम ही सीखना है और जब हम अपने प्रोफ़ेशन को चेंज करते हैं या कुछ ऐड ऑन करते हैं, तो हम कुछ-कुछ, कुछ-कुछ सीखते चले जाते हैं। तो शेफ़ से एजुकेशनिस्ट और अब एजुकेशनिस्ट से आप बन गई एक टॉक शो होस्ट उड़ान की। जी। वो वो करने का जज़्बा क्या था? और कैसे आपने
उसको एग्जीक्यूट किया? कितने टॉक शोज आप कर चुकी हैं अभी तक? जी, सबसे पहले तो मैम मैं ये कहूँगी कि इतने जो मौके मुझे मिल रहे हैं कि मैं अपने आप को अब इस टाइम पे खुशनसीब मानती हूँ कि पहले मैं एज़ अ प्रोफ़ेशन शेफ़ थी, उसके बाद नाउ आई एम अ ट्रस्टी इन माय यूनिवर्सिटी और उसके साथ-साथ मैं एक सबको अपने टॉक शो के दौरान प्रेरित करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे लोगों को मोटिवेट करना। एक नया ही चेंज है मेरे लिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकती हूँ, कभी मैंने नहीं सोचा था। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था। शुरू-शुरू में मुझे सच में ये लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर मेरे को बहुत सारे लोगों ने एक होते हैं ना लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव लोग जो आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा ऊपर ही रखते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ मतलब बहुत मोटिवेट किया कि तुम बिल्कुल कर सकती हो इस काम को। तो मैंने ये टॉक शो बड़े ही मैंने सबसे पहले अंशु जी का इंटरव्यू लिया था और मैं सच बताऊँ तो मुझसे इंटरव्यू लिया ही नहीं गया था। मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी कि मैं ये कर पाऊँगी और आज मैं आपको बताऊँ मैं 50 इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। ये जो फीलिंग होती है ना जब हम कुछ नया करते हैं, जी, उसमें जो वो एक घबराहट होती है, मुझे लगता है कि वो हम जब पहला इंटरव्यू कर लेते हैं, जी, उसके बाद लगता है कि अरे! ये तो हम कर सकते थे आसानी से, जी, बिल्कुल। राइट? तो जब आपने पहला किया जैसे कि आपने बोला कि आप नर्वस थीं, आप कर नहीं पा रही थीं और आपने अंशु मुदगिल का पहला इंटरव्यू किया था। जी, उसके बाद जब आपने दूसरा, तीसरा, चौथा करते-करते अब आप 50 कर चुकी हैं, जी। अब क्या फीलिंग है आपकी? जी, बहुत अच्छी फीलिंग है मैम। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इतने आगे तक भी बढ़ जाऊँगी और उसका श्रेय मैं मेरे गुरुजी हैं मिस्टर अमर चौधरी जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं उनको भी थैंकफुल मानती हूँ अपनी लाइफ़ में। उन्होंने बहुत मोटिवेट करके मेरे अंदर बहुत बदलाव लाए हैं। कहते हैं ना कि एक इंसान को लाइफ़ में कभी न कभी किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो आपका सच्चा दोस्त हो, तो मेरे गुरु मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और हमेशा मुझे एक नई चीज़ सिखाते हैं कि ज़िंदगी में नेहा जो करना चाहती हो करो। क्योंकि अगर आप तुम डरती रहोगी और आगे कदम नहीं बढ़ाओगी, तो वो डर तुम्हें खींच लेगा। वो डर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे गुरुजी मुझे हर मुकाम पे मुझे सिखाते हैं कि डर के आगे जीत है। ये कहावत तो बड़ी मशहूर है। जी, बिल्कुल तो चौधरी एक जी को भी धन्यवाद कहूँगी जी, कि एक उन्होंने चीज़ और आपको किया। एक चीज़ और जी, कहना चाहूँगी मैं, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। उसको आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज़ करके। डोंट सही बात। थिंक दैट योर वे इज़ अ हाईवे मतलब आप हमेशा अपने वे को हाईवे मत समझिए। बी हम्बल, बी काइंड सब कुछ अच्छा होगा अगर आप अच्छा करेंगे। बहुत ही सटीक बात की आपने कि भई अ, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कई चीज़ों हमें पहले तो अपनी पेशेंस रखनी है, कई ध्यान देना है, नज़र रखनी है चीज़ों के ऊपर और जो चीज़ हमें परेशान करे, अगर हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो शायद हम लाइफ़ में आगे बढ़ पाएँगे। नहीं तो वही उसी उधेड़-बुन में इंसान अटके रह जाता है कि अरे! मेरे साथ ये नहीं हुआ। तो वी कैन ईदर क्रिब एंड फस और वी कैन मूव अहेड इन लाइफ़। तो ये समस्याएँ बात आपने बिल्कुल बहुत सही कही। जी, जी, समस्याएँ तो मैम सबके साथ होती हैं। भगवान राम के साथ भी कितनी समस्याएँ थी। अगर वो अगर मैं बीइंग अ वेरी रिलिजियस पर्सन मैं बहुत भगवान में विश्वास करती हूँ। तो मैं इन बातों से भी लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर पाती हूँ कि हमें भगवान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम गहराई से उन बातों को पढ़ें तो। मतलब भगवान राम को अगर वनवास नहीं होता, तो शायद आज वो इस मुकाम पे नहीं होते कि उनको किस तरीके से पूजा जाता है। तो दर्द तो मैम सहना पड़ता है, जो मैं समझती हूँ और एब्सोल्युटली वो नो पेन नो गेन। जी, वो दर्द इस तरीके से निखर के आता है कि आप एक दिन उस शिखर पे पहुँच जाते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ नेहा आपसे। इनफैक्ट मुझे याद है कि हमने 2000 आई थिंक 2021 में नहीं हाँ 2021 में हमने एक सीरीज़ निकाली थी जिसका नाम था पेन।
PAIN। ओके। तो जब हम उस सीरीज़ का नाम रख रहे तो सबने बोला कि अरे पेन बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि दर्द की बात कर रहे हैं, दुखों की बात कर रहे हैं, कोई नहीं सुनना चाहेगा उसके बारे में। तो मैंने ये बोला कि हम पेन एज़ इन पेन यानी कि दर्द नहीं बात कर रहे। हर एक चीज़ को देखने के 2 पहलू होते हैं, अपना-अपना एक नज़रिया होता है। तो पेन को दर्द भी कहा जा सकता है। पेन को आप ये भी कह सकते हो पॉज़िटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। जो आपने चुना कि भई बिल्कुल। दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी, ज़िंदगी अब भगवान नाम ने ही धरती वही। पे उतारा है, तो जी, तकलीफ़ें तो आएँगी, अगर तकलीफ़ें नहीं आएँगी तो एक सीधी लाइन होगी हमारी ज़िंदगी, जिसका अर्थ हम सभी जानते हैं कि व्हाट अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ मेडिकल मॉनिटर मीन्स कि भई दिस इज़ इट लाइफ़ का लेकिन अंत आ मैं गया है। मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो खुशी से और मोटिवेशन से लाइफ़ जीते हैं, जो मेरा मानना है। आपको भी स ऐसा ही लगता है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंसान जो है, उसका माइंड जो है ना वो इतना अट्यून्ड हो गया है अपने आप को बेबस दिखाने के लिए। जी, विक्टिम जी। कार्ड जिसे हम कहते हैं, वी ऑलवेज़ वांट टू प्ले द विक्टिम कार्ड कि भई मैं बेचारी हूँ, मैं अबला हूँ, तो मेरे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन बहुत कम होती हैं जो ऊपर उठ के प्रूव करती हैं कि या करता है, करता जो भी है लेट्स हम जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दिक्कतें औरतों की लाइफ़ में आती हैं, आदमियों की लाइफ़ में भी आती हैं। लेकिन जब हम उस दिक्कत को पार कर जाते हैं, तो एक्चुअल सशक्तिकरण जो होता है जी, एक्चुअल एम्पावरमेंट जो होती है, वो होती है ना। जी। सिर्फ़ बोल के ही एम्पावरमेंट नहीं होती है। अब जैसे कि आपने भी अपनी लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल दिया, आप एक छोटे स्कूल में पढ़ के एक अच्छी-सी बड़ी-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गईं। वहाँ से आपने होटल इंडस्ट्री को जॉइन किया। होटल इंडस्ट्री हम सब जानते हैं, बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड होती है। वहाँ पे आपका बा बोलने का, तैयार होने का, हर एक का तरीका बहुत अलग होता है, बिल्कुल परफ़ेक्ट होता है। वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। आपने वो सब हासिल किया। फिर आप अपने जो नए रोल्स आपको मिले, आपने अपना आप को उनमें बहुत अच्छे से उन सांचों में ढाला अपने आप को और मुझे लगता है कि इस सब के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आपकी शिक्षा। जी, बिल्कुल। आपकी एजुकेशन, आपको जो तालीम मिली पढ़ाई के माध्यम से, वैल्यू सिस्टम के माध्यम से और आपने जो देखा कि भई कैसी सिचुएशन से आप निकल के बाहर आईं, कुछ अचीव करने के लिए, तो आप उस दर्द का, उस तकलीफ का, उस स्ट्रगल का महत्व समझती हैं। बिल्कुल, शायद दुनिया इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है अभी लेकिन फॉर ऑल दोज़ हू गो थ्रू दैट फेज़ ऑफ चैलेंज and then they achieve something, I think they realize that success is overrated. What is important is that you complete your journey and you reach your destination and focus on what you need to do. आपको हम ना हमेशा एंड रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। जो बीच की जर्नी होती है, प्रोसेस होता है, उसको हम भूल जाते हैं। तो क्योंकि फाइनेंशियल मेंटर हूँ, तो यही बात करती हूँ अपने अवेयरनेस सेशंस में भी कि डोंट जस्ट रन आफ्टर द रिटर्न्स बट फोकस ऑन द प्रोसेस। ऑटोमैटिकली जो आपके गोल्स हैं, आप उसको मीट करेंगे। तो नेहा आप मतलब मुझे लगता है कि आप खुद ही एक ज्ञान का भंडार हैं, आपको जी। चीज़ों की समझ है एंड आप कोई बुकिश बातें नहीं कर रही हैं। यू आर टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपने ये सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की हैं। तो कुछ कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करना चाहेंगी जब आप ये टॉक शोज़ कर रही थीं, जिसने आपको बहुत प्रेरित किया हो? जी, बिल्कुल। अ, मैंने एक आपने दादी जो शूटर दादीज़ हैं, उनका नाम सुना होगा। जी। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया ना मैम, मैंने बहुत सारी जो बहुत ही एजुकेशन से जुड़ी बहुत सारी लेडीज़ का इंटरव्यू किया। लेकिन जब मैंने उन 2 लेडीज़ का इंटरव्यू किया, जबकि उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हमें तो पढ़ाई तो दूर की बात है, हमें तो अगर नाम भी ले देते थे कि किताबें घर में आएँगी, तो हमें मारने को दौड़ते थे लोग। मतलब जब मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो मैं इतनी हैरान थी कि उनका जज़्बा मैम ऐसा था कि आज पूरा देश शायद उनका जज़्बा ही है ऐसा कि सारा देश उन्हें जानता है। क्योंकि जिनका दिल सच्चा होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं और जिनकी मेहनत कुछ पाने की उनकी जो क्षमता होती है, अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो, बड़ी आपको अंदर से बड़ी पॉज़िटिविटी आती है कि नहीं मैं करूँगी, चाहे मैं छुप के करूँ, चाहे मैं सामने करूँ। तो जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि
जो आपने जो सफ़र था आपका चूल्हे पे रोटी बनाना और और ये घास-फूस जो गाय-भैंसों को खिलाना, ये अचानक से आपने रिवॉल्वर कैसे उठा ली? तो उन्होंने मुझे जब ये बोला ना बेटा कि हम तो कुछ भी उठाते थे, तो हमें गाली मिलती थी। तो ये बात मेरे दिल को बड़ी छू गई थी। छोटे। मतलब मुझे बड़ा ही अजीब लगा था और वो देखो आज इतनी इतनी बोल्ड लेडीज़ हैं कि मुझे सच में उनका इंटरव्यू लेके इतना प्राउड फ़ील हुआ मैम, इतना एक उनमें से दादी चंद्रो अभी हमारे बीच नहीं है, उनकी डेथ हो गई है कोरोना में। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली प्रकाशी दादी जी का इंटरव्यू लिया। बहुत-बहुत अच्छा लगा मुझे उनका इंटरव्यू करके और आज भी वो जिस मुकाम पे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को इतना ज़िंदा-दिली से जीती हैं, इतनी सिंपल हैं, सब कुछ होने के बाद भी एक छोटे से घर में रहती हैं, पेड़ के नीचे उस दिन बैठी हुई थी, पंखे की भी ज़रूरत नहीं थी उनको। और अभी भी मैंने कहा आपकी उम्र क्या होगी? उनकी उम्र 86 थी और वाओ! फिर भी बड़ा धनाधन शूट करती हैं। तो मैं बहुत बहुत मेरे को अच्छा लगा था कि हमारे देश भर में ऐसी महिलाएँ भी हैं। तो मैंने उनका पूरा प्रोग्राम बड़े दिल से शूट किया था और उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला था कि बेटे आप जो करना चाहते हो जीवन में, करो। अगर आपको कोई रोकता है, तो बिल्कुल मत रुको। सबकी इज़्ज़त करो, लेकिन काम अपना करो। उन्होंने मुझे जाते-जाते बोला। और बहुत बहुत, अच्छी बहुत, लगी थी मुझे ये बात, बहुत तब उन्होंने मुझे ये लाइन बोली कि सबकी इज़्ज़त करो, लेकिन काम अपना करो। किसी को निराश मत करो। बस मुझे बहुत अच्छा लगा था। काफ़ी बिल्कुल, मोटिवेट हुई थी मैं उनसे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा दादी जी ने कि सबकी सुनिए पर करिए वही जो आपका मन कहता है आपसे। ऑफ़ कोर्स हमें किसी को हर्ट नहीं करना है इसमें। लेकिन देखिए कितनी सुंदर चीज़ है ना कि इतनी तकलीफ़ें थी उनको बहुत, कि बहुत। कुछ जी। भी वो करना चाहते थे, उनकी पिटाई होती थी, फिर भी उन्होंने हाँ, एक ऐसा मुकाम हासिल किया, जिसके बारे में शायद बहुत लोग सोच भी नहीं पाते। जी। तो शी इज़ अ इंस्पि बोथ ऑफ देम आर इंस्पिरेशन एंड आई एम श्योर बहुत लोगों ने उनकी मूवी भी देखी जो उनकी लाइफ़ पे बनी है, जहाँ पे अच्छा यही दर्शाया गया है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी मैम, क्योंकि मैं उनसे इतनी ज़्यादा मोटिवेट हुई थी कि अगर उनकी मूवी नहीं बनती, तो सॉरी टू से उनको कोई जान ही नहीं पाता। क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मतलब अच्छी बात है कि लोगों ने उन्हें ढूँढा, उनकी कहानी जानी। क्योंकि ये जो एक सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है, ये बहुत सारे लोगों के टैलेंट को जिस तरीके से सामने ला रहा है, तो काफ़ी काफ़ी हद तक कई महिलाएँ ऐसी हैं जो हम उनकी स्टोरीज़ देख के हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी हुआ था। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बैंग ऑन जो आपने बिल्कुल बात सही कही कि शायद हमारे देश में बहुत सारी ऐसी दादी, नानी, मम्मी, हाँ, बेटी बिल्कुल। जी, होंगी, जो बहुत कुछ कर रही हैं और पर उन्हें कोई सामने नहीं लेके आ रहा है और मुझे लगता है कि एक टॉक शो होस्ट के आप भी हैं, मैं भी हूँ, अगर हम ऐसी सशक्त महिलाओं को या पुरुषों को भी सामने ला सकें जो ज़िंदगी में कुछ हटके कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान जो कुछ कर रहा है वो सेलिब्रिटी ही होगा या बहुत जाना-माना इंसान होगा। कई बार बहुत ही अननोन जो जिन्हें हम अनसंग हीरोज़ कहते हैं, वो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जब उनके बारे में हम जानते हैं, तो हमें लगता है कि अरे! लाइफ इज़ सो मच मोर देन व्हाट वी ऑलरेडी नो एंड आई जी, थिंक वही आपके साथ एक एक्सपीरियंस रहा है जब आपने दादी जी का इंटरव्यू किया और बहुत आपने बात की नेहा ऐसे लोगों के बारे में जिनको दुनिया नहीं जानती है। तो एक ऐसा ही ब्यूटी पेजेंट आ रहा है अगस्त के मंथ में आशीर्वाद कंसल्टेंट्स के द्वारा, जी, जहाँ पे अंशु जी, मधुर जी, अंशु मुदगल जी, मधु शर्मा जी जो उनके फाउंडर्स हैं, वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आगरा में। जी, आप भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। बहुत लकी हूँ मैं उन्होंने मुझे ये जी, इजाज़त दी कि मैं उनके जी। साथ कुछ जुड़ूँ उसके और बारे में बताइए, आपने पहले भी अंशु जी का नाम लिया था कि आपने सबसे पहला इंटरव्यू उनका लिया था, तो कुछ जी, उसके बारे में बताइए? जी। एक्चुअली अंशु जी और मधुर जी से मेरी दोस्ती मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ ग्रेटर नोएडा में, एक क्लब के थ्रू हुई थी। हम तीनों के बीच बातचीत हुई, उन्होंने अपने काम के बारे में बताया, मैंने अपने काम के बारे में बताया। फिर धीरे-धीरे बातें उनको मुझे उनका काम करने का तरीका और उनका जज़्बा और हर चीज़ को बड़ी पॉज़िटिवली हैंडल करना, ये सब बहुत अच्छा लगा। तो हमारी दोस्ती हुई, फिर स
एक उड़ान जो मेरा टॉक शो है, उसमें मधुर जी और अंशु जी का सबसे बड़ा रोल है। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाला और वो आज तक भी मतलब इस टाइम तक भी वो मेरी हेल्प करती हैं कि मतलब चाहे वो गेस्ट को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो उन दोनों से मैं बड़ी इंस्पायर हूँ और बड़े अच्छे हम दोस्त बन गए हैं तीनों। हालाँकि वो थोड़े मुझसे बड़े हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और मैं यही दुआ करूँगी कि हमारी दोस्ती इसी तरीके से बरकरार रहे। और आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं 6 अगस्त को वहाँ पर उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम में उनके साथ जुड़ूँ। तो आप किस रोल में जुड़ी हैं उनके साथ इस जी, ब्यूटी पेजेंट? एज़ अ ज्यूरी मेंबर। वंडरफुल, आई एम वंडरफुल। फीलिंग वेरी गुड और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एज़ अ ज्यूरी मेंबर मैं सबके सामने जो जितने भी वहाँ पे कंटेस्टेंट्स होंगे, सबके सामने एज़ अ ज्यूरी मेंबर उन्हें जज करूँगी। ये मौका मुझे अंशु और मधुर जी ने दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। वंडरफुल। तो मैं सभी को बताना चाहूँगी मिसेस एंड मिस इंडिया वुमेन ऑफ सब्सटेंस जो आशीर्वाद कंसल्टेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 6 अगस्त को आगरा में, जिनका इंटरव्यू कुछ समय पहले आप सबने समाचार 24 प्लस चैनल पे सुना था, कि ये उन महिलाओं को, उन लड़कियों को वो पंख देना चाहती हैं, उनके ख्वाबों को, जो शायद सिर्फ़ सोच ही सकती थी इसके बारे में। और इंटेंशनली उन्होंने आगरा एज़ अ लोकेशन चुना है, ताकि ये ना हो कि ये सब ब्यूटी पेजेंट्स जो हैं ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही होते हैं या सिर्फ जो मेट्रो में रहती महिलाएँ हैं मिस या मिसेस वो ही इसमें भाग ले सकती हैं। बट anyone who desires and dreams to be a model, well, all of us are, we all wear an invisible crown, but they are trying to give wings to these wonderful ladies, girls who are और participating मतलब in this उन्होंने pageant. उन्होंने मुझे ये भी बताया कि नेहा तुम्हें जान के बड़ी ताज्जुब होगा कि इस जो शो में जो पेजेंट में बहुत सारी ऐसी महिलाएँ जुड़ी हुई हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला कि हम सज-धज कर बाहर निकल सकें। मैं थोड़ी-सी सरप्राइज़ हुई थी ये सुनकर। तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं दोनों और Absolutely. होपफुली Absolutely. बहुत अच्छा अच्छा इवेंट रहेगा। हम सब मिलेंगे वहाँ पर 6 अगस्त जी, को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितने भी लोग हमें इस वक़्त सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे इस गुफ्तगू को नेहा और मेरे बीच में, देखिए कैसे हमारी लाइफ़ में बदलाव आते हैं। हम सबको एक मेंटर, एक एंकर की ज़रूरत होती है। इन्हें अंशु जी, मधुर जी ने मोटिवेट किया, मिस्टर चौधरी ने इनको मोटिवेट किया। इन्होंने जो टॉक शोज़ किए, वहाँ से ये प्रेरित हुईं। एक आभार की जो भावना है, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है इनमें, वो दर्शाता है कि हाउ ग्राउंडेड शी इज़। जो भी ये कर रही हैं, ये दिल से करती हैं और मेरा एक मानना है कि पैशन, परसिवियरेंस एंड पनाश यानी कि जज़्बा, एक रेगुलर मेहनत और एक वो पनाश को हम कहेंगे कि हमारे अंदर का जो एक स्टाइल है एंड बाय स्टाइल आई डोंट मीन द वे वी ड्रेस अप, बट अ स्टाइल ऑफ लिविंग आवर लाइफ। उसमें ढल जाना। अगर ये एजुकेशनिस्ट है, तो ये एजुकेशनिस्ट है, अगर ये टॉक शो होस्ट है, तो ये टॉक शो है, जब ये शेफ़ थी, तो ये शेफ़ थीं। और कैसे इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपनी इस लाइफ़ को इंटीग्रेट किया है एंड आई एम श्योर जब ये अपने गेस्ट से टॉक शोज़ में बात करती हैं या स्टूडेंट से भी बात करती होंगी कॉलेज में या स्कूल में, इनके ये सारे एक्सपीरियंसेस इनके बहुत काम आते होंगे। तो नेहा मुझे लगता है कि शिक्षा में जो आप इन्वॉल्व्ड हैं जी, वो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ डोर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन करेगा और क्योंकि बिना शिक्षा के हम लाइफ में आगे तो बढ़ सकते हैं अपने जज़्बे से, लेकिन कहीं न कहीं एक रुकावट आ जाती है। तो अगर हमारे पास शिक्षा का वो हथियार होता है, तो हम और आगे लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। तो शिक्षा ज़रूरी है, हमारा जज़्बा ज़रूरी है, हमारी मेहनत ज़रूरी है और खुद पे विश्वास रखना जिसके बारे में आपने शुरू में बात की थी एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स का विश्वास होना कि हाँ, हमारा बच्चा कुछ करना चाहता है, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लोगों का तो काम है कहना,
लेकिन जी, हमें उस पे फ़ोकस करना चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। तो कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगी। बिल्कुल। अ, जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं, कोशिश करती हूँ कि कुछ लाइन्स उनके लिए पढ़ पाऊँ और सोच रही थी कि क्या पढ़ूँ, पर ये कुछ शिक्षा के लिए आया और कुछ आपने जो बातें कही कि शुरू में कठिनाइयाँ आईं, कुछ उससे मिलती-जुलती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको और हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। हूँ मैं पढ़ी-लिखी, हूँ मैं बुद्धिमान, हूँ मैं सक्षम, हूँ मैं काबिल, फिर भी मेरे पंख काट दिए, फिर भी मेरी उड़ान रोक दी, सिर्फ़ इसलिए कि मैं हूँ किसी की बेटी, बीवी, बहू और माँ? क्यों नहीं? माँ बन तू समझाती तेरे पंख असल हैं। तू उड़ सकती है खुले आसमान में, तू उड़ सकती है खुले आसमान में, तेरी काबिलियत तेरी ताकत है, तेरी शिक्षा तेरा वजूद है। मत डर किसी शिकारी से तू, पंख फैला तू बेखौफ। क्यों नहीं हर माँ बनती मिसाल अपनी बेटी और बहू की? क्यों आज भी हर लड़की का को कहा जाता है क्यों तेरे पंख निकल आए? ज़्यादा ऊँची उड़ान ना भर, तूने तो आगे गृहस्थी ही सँभालनी है। क्यों मेरे पंखों को कोई काटना चाहेगा? अब मैं समझ गई हूँ कि मेरे पंख में उड़ान मुझे ही भरनी है और मैं वहाँ से अपनी उड़ान पूरी करूँगी। तो आप इसका एक मिसाल हैं, जहाँ पे आपने वो उड़ान भरी अपने लिए, बहुतों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनी हैं और आगे भी रहेंगी और बहुतों को वो उड़ान आप दे रही हैं। तो वो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, पूरी समाचार 24 प्लस टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ और उम्मीद करते हैं कि आज जो 50 टॉक शोज़ हैं, बहुत जल्द सेंचुरी मनाएँ, 100 थैंक टॉक शोज़ एंड अ लॉट मोर एंड ऐसे ही आप अच्छा कार्य करते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए और आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद एंड ऑल द मैं वेरी आपसे कहना बेस्ट। चाहूँगी जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हो, जो एक ऑरा आपके चेहरे पर मैं देख पा रही हूँ, वो हमेशा बरकरार रहे और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े समाचार 24 प्लस के माध्यम से आज हम नेहा यादव, ट्रस्टी एसकेडी यूनिवर्सिटी, पास्ट में जो शेफ़ रह चुकी हैं, टॉक शो होस्ट हैं, एक अ अ उड़ान नाम के एपिसोड्स जो रन करती हैं, टॉक शो रन करती हैं, जहाँ पे वो महिलाओं से बात करती हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती हैं, उनकी इंस्पिरेशनल जर्नीज़ को बाहर लेके आती हैं और कहीं न कहीं मैं इनसे कोरिलेट करती हूँ क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी महिलाओं को सामने लेके आएँ, चाहे समाचार 24 प्लस के माध्यम से या मदरहुड क्लब पे, जो कुछ अलग हट के करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये हमारा कन्वर्सेशन, हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मैं एकता सहगल, समाचार 24 प्लस की एंकर और बोर्ड मेंबर आज आपसे अलविदा लेती हूँ और यहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। खतरा टला नहीं है, अपना ध्यान रखिए और एक-दूसरे का भी ध्यान रखिए। बाय-बाय। धन्यवाद।